इसको फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक। और अब हम लोग आइसोमेरिज्म में सारे केस बनाएंगे, जितने पॉसिबल केस जो है एग्जिस्ट करते हैं, सारे केस यही क्लास में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। अब स्क्वायर प्लेनर में केसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका केस क्या क्या हो सकता है, एम ए बी सी डी हो सकता है। ए बी सी डी ये 4 अलग अलग टाइप के लिगेंड है। जैसे हो सकता है एक H2O हो, एक अमोनिया हो, एक फ्लोराइड हो, एक क्लोराइड हो, इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से आपका MA2B2 एक केस ये पॉसिबल है। अच्छा, इसी तरह से आपका फोर्थ यहाँ पे MA3B और फिफ्थ जो है ये आपका MA4। इतने ही केस पॉसिबल है, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है क्या? नहीं। अब इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल सारे आइसोमर हमें बनाने हैं, ठीक। तो देखो, सबसे पहले बात करें MABCD की। तो MABCD में यहाँ पे आपके पास मेटल हो गया और कॉम्प्लेक्स कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक। अब इसमें किसी एक लिगेंड को यहाँ पे पकड़ लिया, जैसे किसको, ए को पकड़ लिया यहाँ पे, और ए की पोजीशन को हमने फिक्स कर दी, ठीक। हमेशा आइसोमर्स को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो ट्रांस पोजीशन से डिस्टिंग्विश करेंगे, वो थोड़ा सा आसान होगा। अगर सिस पोजीशन से डिस्टिंग्विश करेंगे तो कठिन हो जाएगा, ठीक। तो देखो, ए का ये एंटी पोजीशन है, ए के एंटी पोजीशन पर एक बार बी आएगा, ठीक। बाकी जो बचे सी डी वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे अपने पास एम, एक बार ए को यहाँ फिक्स कर दिया था, ए के एंटी पे कौन आएगा, सी, ठीक। और एक बार अपने पास एम, ए के एंटी पे कौन आ जाएगा, डी। समझ में आया चीज? ए के एंटी पे एक बार बी, एक बार ए के एंटी पे सी और एक बार ए के एंटी पे डी। तो इसके टोटल जी कितने बन जाएंगे, 3। बाकी जो 2 बच गए सी और डी, तो सी और डी यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। वही सी के एंटी पे डी है और डी के एंटी पे कौन है, सी। इन दोनों को उल्टा करेंगे तो भी उन दोनों के एंटी पोजीशन पर वही लिगेंड्स है, तो कोई डिफरेंट आइसोमर आपको नहीं मिलेगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे ए के एंटी पे सी है, बचा कौन, बी और डी। तो यहाँ पे पास बी आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे अपने पास बी और यहाँ पे सी। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, 3। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए। अच्छा, अब इन तीनों में ऑप्टिकल चेक करना है। जैसे देखो, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बता दें, जब आपसे कोई पूछेगा कि टोटल आइसोमर्स बनाओ, तो टोटल आइसोमर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सारे GI बनाएंगे, ठीक। सारे एक एक करके सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे और उन सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में POS और COS चेक करेंगे। किसी में भी अगर POS COS एब्सेंट है तो हम बोलेंगे कि उसका एक इनांशियोमेरिक पेयर भी एग्जिस्ट करेगा। इनांशियोमेरिक पेयर क्या था, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब उसका अगर एक मिरर इमेज बनाएंगे तो वो इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो वो इसका ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा, ठीक। तो अब मुझे दिख रहा है कि आपने यहाँ पे बोला स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर मतलब कि भाई ये चारों लिगेंड तो एक ही प्लेन में आ गए ना, ये चारों लिगेंड क्या हो गए, एक ही प्लेन में आ गए। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो क्यों प्रेजेंट है, तो रीजन समझ लें। सारे एटम्स एक प्लेन में, बोर्ड का प्लेन, तो बोर्ड के प्लेन से अगर कट कर दे तो सारे एटम्स एक ही प्लेन में कट हो जाएंगे। तो वो जो प्लेन है, यानी कि जो बोर्ड का प्लेन है, वो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। क्योंकि वो इसको 2 इक्वल हाफ में क्या करेगा, कट कर देगा। जैसे यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 और 5 एटम्स है। इनको एक स्फेरिक बॉल की तरह समझें और बोर्ड की प्लेन से इसको कट कर दें, तो बॉल्स को ये हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, ठीक। तो इसको 2 इक्वल हाफ में कट कर देगा। इसी तरह से इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी और इसमें भी अपने पास क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। इनफैक्ट सभी स्क्वायर प्लेनर में क्या प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो इसका जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। और अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसका मतलब वो आइडेंटिकल है। तो अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। भाई ना हो तो बना के आप चेक भी कर सकते हो, मिरर इमेज बना लो और सुपर इम्पोज कराओगे तो वो सुपर इम्पोज कर जाएगा, ठीक। यानी कि मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब देखो, सीधा सीधा कंडीशन आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर कब बनेगा, जब उसमें ना तो POS हो और ना तो COS हो, ठीक। यहाँ पे एक फ़ायदा और है कि COS देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर COS नहीं है, अगर POS नहीं है तो COS भी नहीं होता है। तो सीधा सिर्फ आपको क्या देखना होगा, सिर्फ POS, ठीक। तो खैर स्क्वायर प्लेनर में तो सब में POS होता ही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके GI कितने बन जाएंगे, 3। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस साइड लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे टोटल जो GI बनेंगे वो 3 बनेंगे। ये सब आप लोग बनाते चलना, ठीक ना। एक बार इस लेक्चर के बाद इसको खुद से भी बनाना
क्योंकि आइसोमर्स पे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये जरूर होना चाहिए हमसे, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बस बनाना होता है और वो बन भी जाता है। अब MA2BC जैसे आपको बनाना है, तो देखो MA2BC में, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो MA2BC में ये आपका मेटल हो गया और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर प्लेनर है, ठीक। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है A2, दो A सेम है, तो यहाँ पे एक बार A और A जो है वो ट्रांस पे होगा, और एक बार जो A और A है, यहाँ पे अपने पास A और A है वो सिस पोजीशन पर होगा। तो इसके कितने GI बन जाएंगे? दो, एक बार AA ट्रांस पे और एक बार AA सिस पे, ठीक ना, सिंपल सा है बिल्कुल। और बाकी जो बच गए कौन कौन बच गए? B और C, वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी अपने पास जो है B और यहाँ पे C। अच्छा, इन दोनों को अगर इंटरचेंज करेंगे तो कुछ नया बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि अभी भी B के एंटी पे A है और C के एंटी पे भी क्या है? A। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो भी इनके एंटी पोजीशन पर लिगेंड सेम रहेंगे, तो इसलिए कोई डिफरेंट आइसोमर नहीं बनेगा। डिफरेंट आइसोमर चेक कैसे करोगे कि अगर दो लिगेंड को चेंज किया, ठीक है, चेक करने का तरीका क्या है? एंटी पोजीशन से ही चेक किया जाएगा। अगर एंटी पोजीशन पर डिफरेंट एटम आ गया तो वो नया आइसोमर बन जाएगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि बी और सी को जब इंटरचेंज करेंगे तो एंटी पोजीशन पर कोई नया एटम नहीं है मिल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब वो आइडेंटिकल कहलाएगा। बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट है MA2B2। तो इसके GI कितने बन गए? इसके GI कितने बन गए? दो, ठीक, दो GI बनेंगे और OI एक भी नहीं बनेगा, ठीक। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इन सब में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। अच्छा, MA2B2 की बात करते हैं। तो MA2B2 में यहाँ पे आपके पास इसके भी दो बन जाएंगे, साफ साफ दिख रहा है। जैसे MA2B2, तो किसी भी एक को पकड़ ले, जैसे A को पकड़ लिया, ठीक, तो एक बार दोनों A जो है वो ट्रांस पे होगा और एक बार दोनों A कहाँ पे होगा? सिस पोजीशन पर होगा, A और A। तो इसके भी कितने GI बन जाएंगे? दो, ठीक ना। जैसे एक बार AA ट्रांस पे, एक बार AA सिस पे। तो यहाँ पे जो बचा वो क्या बच गया? B और B। मैं सारे केसेस आपके सामने बोर्ड पे बना रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद MA3B। तो MA3B के कितने बनेंगे? तो हमें दिख रहा है भाई चार लिगेंड लगा सकते हैं, A B को कहीं भी लगाएंगे तो कुछ नया बनेगा क्या? नहीं। तो इसका कितना आइसोमर बनेगा? सिर्फ एक। तो यहाँ पे A3B, AAB। अच्छा, इस B को कहीं भी सेट कर दो, B यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कुछ नया चीज़ बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास जो थर्ड है, इसका जो GI है, इसका GI कितना बना? दो। इसका GI कितना बना? एक। इनफैक्ट ये GI शो करेगा ही नहीं, तो एक तरह से देखा जाए इट कैन नॉट शो GI। मैं यहाँ पे GI का मतलब स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, कितने तरह के इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, इसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? एक। मैं GI एक मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये GI शो करेगा, ये GI शो नहीं करेगा, ठीक ना। एक मतलब कि स्ट्रक्चर एक बन रहा है। और इसी तरह से इसके भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? सिर्फ एक, MA4। इसके अलावा कुछ नया आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसको बनाने की जरूरत, बना देते हैं वैसे, खैर। तो यहाँ पे अपने पास 1 2 3 और 4, चारों A है। इसको अगर डिफरेंट करेंगे तो कुछ नया चीज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये तो था जब आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड। सारे लिगेंड कैसे थे आपके? मोनोडेंटेड। इसके बाद अपने सिलेबस में बाईडेंटेड लिगेंड भी है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सा था ये। नेक्स्ट है व्हेन बाईडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। कोई भी डाउट होगा या कुछ रिपीट करना होगा तो उसको आप लोग बताना। अच्छा, अब देखो इसमें नेक्स्ट है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है 2 एक बार फिर से। तो 2 जो था आपका वो क्या था? MA2BC। तो यहाँ पे अपने पास जो MA2BC था, MA2BC, इसको केयरफुली समझे क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस हैं, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान समझें कि MA2BC। तो MA2BC में जो स्क्वायर प्लेनर है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है A2, ठीक, A2 दिखा। तो एक बार AA, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी यूज़ करना होता है बनाने, और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे बनता है। तो AA एक बार कहाँ रख देना है? ट्रांस पे। और एक बार आपके पास जो AA है उसको कहाँ पे रख देना है? सिस पे। तो यहाँ से अपने पास AA ट्रांस पे चला गया तो B और C यहाँ आ जाएगा, और एक बार B और C यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने GI बन जाएंगे? दो। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बार यहाँ पे A और A ट्रांस पे है, यहाँ पे A और A किस पे है? सिस पे। ये ट्रांस आइसोमर है और ये
सिस आइसोमर है। किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि व्हेन बाइडेंटेट लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तो बाइडेंटेट या चिलेटिंग, क्योंकि अगर बाइडेंटेट है तो वो रिंग जरूर बनाएगा, एक रिंग बनाएगा, क्योंकि डेंटिसिटी 2 है तो एक रिंग बनाएगा। तो यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड है तो चिलेटिंग लिगेंड इज प्रेजेंट। अपने सिलेबस में बाइडेंटेट तक ही है, आइसोमेरिज्म आपको बाइडेंटेट तक ही देखना है, ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट इन सब का आइसोमेरिज्म आपको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो बाइडेंटेट लिगेंड जब प्रेजेंट होगा तो ठीक, यहाँ पे अपने पास ये M है, तो देखो बाइडेंटेट लिगेंड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा AB। AB का मतलब हुआ कि ये आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, अनसिमेट्रिकल मतलब कि जब ये मेटल को डोनेट करेगा इस तरह से, जैसे कोई आपके पास मेटल है तो AB, ठीक ना, इस तरह से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग बन रही है। क्या बन रही है? एक रिंग। तो एक डोनर साइड A होगा और दूसरा डोनर साइड क्या होगा? B होगा। ठीक, अनसिमेट्रिकल है ये। जैसे एक एग्जांपल समझे, जैसे आपका GLY माइनस ग्लिसिनेट। ठीक, तो ग्लिसिनेट का जो स्ट्रक्चर था वो अपने पास क्या था? CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या था? NH2। ठीक, तो इसको थोड़ा इस तरह से लिखें, यहाँ पे अपने पास जो है NH2 ये था। ठीक, और यहाँ पे आपके पास मेटल है, तो ये जो है आप अपना लोन पेयर इसको क्या कर सकता है? इस तरह से डोनेट कर सकता है। तो ये आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? AB से, ठीक ना, एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और AB को इस तरह से बनाएंगे, ये एक चिलेटिक लिगेंड, एक रिंग बना रहा है। ठीक, और रिंग कितने मेंबर की बनेगी? या तो 5 या तो 6। अच्छा, इसी तरह से आपका जो अगर AA होगा, AA क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। ठीक, तो A जो होगा ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक ना। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें आपके पास ये A और ये आपका एक चिलेटिक लिगेंड। ठीक, ये सिमेट्रिकल है, मतलब इसको अगर ऐसे काट दे तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज आ जाएगा। कोई एग्जांपल देखें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपका EN हो गया या ऑक्सलेट हो गया, ठीक ना, इस तरह से कई सारे एग्जांपल इसमें। जैसे EN जो है, EN का फुल फॉर्म क्या है? इथिलीन डायमीन। तो CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे अपने पास क्या है? NH2। तो ये किसी मेटल को जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल AA टाइप का है। ठीक, तो बाइडेंटेट को कैसे लिखेंगे? AB या फिर AA। AB मतलब अनसिमेट्रिकल, AA मतलब सिमेट्रिकल। और एक लास्ट पॉइंट ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, तो लास्ट पॉइंट ये है कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स आर ऑलवेज एट एडजेसेंट पोजीशन। इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिखें तो जो डोनर साइट्स हैं, ठीक है, डोनर साइट्स ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स आर ऑलवेज एट सिस पोजीशन। कहने का क्या मतलब है कि जैसे देखो, जैसे ये रूल आपको याद रखना है और इससे अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो जैसे आपके पास कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इस तरह से, M इस तरह से। ठीक, तो अगर मान लो जैसे AA है कोई सिमेट्रिकल लिगेंड, तो A और A को हमेशा सिस पोजीशन पर ही रखना है या एडजेसेंट पर ही रखना है। A और A को ट्रांस पोजीशन पर कभी नहीं रखना है। जैसे कोई बोले A यहाँ रख दिया, A यहाँ रख दिया और इस तरह से बना दिया। ठीक, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर की बनेगी या फिर 6 मेंबर की बनेगी। ठीक, और यहाँ भी जैसे जब आप रिंग बनाओगे तो रिंग भाई 5 की बनेगी या 6 की बनेगी। ठीक, और 5 या 6 की रिंग में मुझे दिख रहा है कि यहाँ एंगल 180 डिग्री है, और 180 डिग्री रिंग के अंदर अगर 180 डिग्री एंगल है तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ रिंग में जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इस कारण से अनस्टेबल होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो डोनर एटम्स हैं AA, ये हमेशा सिस पोजीशन पर होंगे, कभी भी ट्रांस पोजीशन पर नहीं होंगे। जैसे यहाँ दोनों NH2 हमेशा सिस पोजीशन पर होंगे, ये NH2 दूसरे साइड से ट्रांस पोजीशन से इसको अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। यहाँ तक मुझे मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कितने केसेस बनते हैं। ठीक, बाइडेंटेट को लेके, तो इसको मिटा रहे हैं अब। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। अब देखो,
इसमें केसेस कितने बनते हैं? तो पहला है आपका फर्स्ट M, यहाँ पे AB, एक से पॉसिबल है। ठीक, ये जो टॉपिक है इसमें जब तक आप लोग खुद से एक बार नहीं बनाओगे, यहाँ तो मैं सारे बना दे रहा हूँ, लेकिन घर जाके खुद से एक बार जब तक नहीं बनाएंगे तब तक एग्ज़ाम में ये नहीं बनता है। ठीक, तो इसलिए इसमें ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। इसके बाद M, A2, थर्ड है आपका M, यहाँ पे आपके पास AB, फोर्थ है आपका M, A2। ठीक, इसके बाद फिफ्थ केस जो बनता है इसमें, तो फिफ्थ केस है आपका M, यहाँ पे AB और AA। इसके बाद जो सिक्स्थ है आपका वो है M, AA का होल ट्वाइस, और 7 है आपका यहाँ पे M, AB का होल ट्वाइस। इतने केसेस पॉसिबल है इसमें। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल है क्या? नहीं। यहाँ पे हमें दिख रहा है MAA, बाकी दो मोनोडेंटेड हो गए। इसके बाद यहाँ पे MA, बाकी दो मोनोडेंटेड हो गए, ठीक ना, A2। इसके बाद AB, ठीक। इसके बाद अपने पास क्या है, AB और A2। इसके बाद दोनों बाइडेंटेड ले लिए हमने, तो यहाँ भी 3 केस बनते हैं, AB AA, इसके बाद AA का होल ट्वाइस, और लास्ट है आपका AB का होल ट्वाइस। अब सारे लिगेंड्स, सारे आइसोमर्स बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहला है MAA AB। तो इसके टोटल कितने बन जाएंगे? तो मुझे दिख रहा है इसके टोटल एक ही बनेंगे। कैसे? कि यहाँ पे आपके पास AA, इसको तो सिक्स पोजीशन पर ही रखना है, बचा कौन? AB, A और B। अब ये बताओ, A B को अगर इंटरचेंज भी कर दें, अगर B की जगह पर A को रख दें, A की जगह पर B को रख दें, तो इसके ट्रांसफर A है, इसके भी ट्रांसफर A है, तो कोई नया आइसोमर बनेगा क्या? नहीं। तो इसका एक ही स्ट्रक्चर ये पॉसिबल। तो इसीलिए इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? इसका GI एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल। ठीक, अच्छा इसकी बात करें तो यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास इस तरह से A और यहाँ पे A और A। ठीक, ये तो सिस पोजीशन पर ही रहेगा, इसको ट्रांस पोजीशन पर रख सकते हैं क्या? इसको ट्रांस पोजीशन पर नहीं रख सकते। तो यहाँ पे AA जो है वो सिस पोजीशन पर रहेगा, बाकी A यहाँ आ जाएगा। इसको इंटरचेंज भी करेंगे तो कोई नया आइसोमर नहीं बनेगा। तो इसके भी कितने आइसोमर बनेंगे? एक। ठीक है, टॉपिक समझ लेंगे अच्छे से। अच्छा, MAB की बात करते हैं। तो MAB में यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये हो गया AB। ठीक, अब जब AB को रखेंगे तो AB को यहाँ रख दिया। अब मुझे दिख रहा है कि एंटी पोजीशन पर डिफरेंट एटम्स हैं। एक बार A के एंटी पे B है, B के एंटी पे A है। इन दोनों को जब इंटरचेंज करेंगे तो एक बार A के एंटी पे A हो जाएगा, B के एंटी पे B हो जाएगा। तो अगर इंटरचेंज किया जाए तो यहाँ से आपके पास देखो, ये जो AB था, यहाँ पे अपने पास M, ये जो आपके पास AB है। ठीक, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे B और यहाँ पे कौन आ गया? A। तो एक बार A के एंटी पे B, B के एंटी पे A, और एक आइसोमर में B के एंटी पे B, A के एंटी पे A। तो यहाँ से अपने पास GI कितने बन गए? 2। तो 2 GI इसके बन गए। ठीक, अच्छा इसके कितने GI बनेंगे? 1। ठीक ना, अब देखते ही बताना है। MAB A2 है, तो यहाँ पे AB होगा, यहाँ AA होगा, तो इंटरचेंज करेंगे तो कुछ नया नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसके एक ही बनेंगे, तो जो मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास MAB AA, इन दोनों को इंटरचेंज करने से कोई नया आइसोमर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपने पास इसके GI कितने हो जाएंगे? 1। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब फिफ्थ का बनाते हैं। तो फिफ्थ में जो फिफ्थ है आपका, फिफ्थ में साफ साफ दिख रहा है MAB AA, इसका एक ही बनेगा। एक कैसे बनेगा? M यहाँ पे अपने पास AB। ठीक, फिफ्थ वाले का बना रहे हैं हम। तो फिफ्थ वाले में A और A, तो MAB AA। अब मान लो इसको अगर पलट भी दें, ठीक, तो A के एंटी पे B और A के एंटी पे A, इसको अगर पलट भी देंगे तो कोई नया आइसोमर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसका भी जो GI है ये कितना बनेगा? A, है ना, एक GI है इसका पॉसिबल। एक क्वेश्चन लेके भी अभी समझेंगे, लेकिन सारे केसेस इस तरह से अपने कवर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद MAA का होल ट्वाइस। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ GI कितना बनेगा? 1, क्योंकि इसका सिक्स्थ अगर देखें यहाँ पे, तो आपके पास M, यहाँ पे AA, और यहाँ भी अपने पास A और A। तो इसको अगर रिवर्स भी करेंगे तो कोई नया आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे दो जैसा दो अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड है, और अगर इसको रिवर्स भी करेंगे तो कोई नया आइसोमर नहीं बनेगा। लेकिन MAB का होल ट्वाइस, इसके कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। 2 कैसे बन जाएंगे? अब ये सब जैसे जब एक बार आप बनाओगे तो थोड़ा प्रैक्टिस में ही आता है। तो M
यहाँ से अपने पास ए बी है और यहाँ भी अपने पास क्या है ए बी। एक बार ए के एंटी पे बी, बी के एंटी पे ए है। इसको जब रिवर्स करेंगे या इसको पलट देंगे अगर, तो जो एंटी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, तो एक नया आइसोमर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास एम ए बी और इस वाले को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक। तो रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे बी और ए। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये मतलब कि ये चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक। इसको अगर मिटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये मिटाना नहीं है, ठीक। ये जो है इसका मतलब कि ये एक चिलेटिंग या बाइरेटेड लिगेंड है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से नहीं बनाते हैं, तो इसको बनाना जरूरी है। तो ये आपके इस तरह से केसेस हो गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन देखेंगे इस पे अब, ठीक। एक क्वेश्चन उठाते हैं, तो उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि टोटल कितने आइसोमर बने, और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, ठीक, जो कि जेईई में पूछा जा चुका है और काफ़ी टफ क्वेश्चन भी है, लेकिन उस क्वेश्चन से काफ़ी कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है, ठीक। तो उसको भी समझेंगे। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है राइट द या फाइंड द टोटल आइसोमर्स। अब ध्यान देना, यहाँ पे टोटल आइसोमर्स पूछा है, ठीक। तो टोटल आइसोमर्स में आपका ज्योमेट्रिकल भी आ गया, ऑप्टिकल भी आ गया, ठीक। तरीका क्या होगा, सबसे पहले सारे हम लोग ज्योमेट्रिकल लेके करके बनाएंगे, ठीक, और सब में पीओएस सीओएस देखेंगे, और फिर हम उसमें ऑप्टिकल बताएंगे इस तरह से। अगर पीओएस सीओएस नहीं है तो उसका एक ऑप्टिकल आइसोमर भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये सब भी जो है आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ऑफ पी टी जी एल वाई होल ट्वाइस, और दूसरा है पी टी एन एच टू सी एच सी एच थ्री सी ओ माइनस होल ट्वाइस। ये वाला आप करो, ये वाला मैं करूँगा। सेकंड वाले में अगर देखें तो ये ऑप्टिकल भी शो करेगा, तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं फिर सेकंड वाले पे आते हैं। तो देखो पी टी जी एल वाई टू, एक चीज़ अभी याद रखना, अगले 1 या 2 लेक्चर के बाद इसको प्रूव भी करेंगे कि प्लैटिनम का कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर है, ठीक, प्लैटिनम का अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हमेशा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक। इसको लिख लेना कि प्लैटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक। इसको अभी 1-2 लेक्चर में प्रूव भी करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो यहाँ पे प्लैटिनम है, यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, प्लैटिनम, और ये आपका ए बी टाइप का लिगेंड है। किस टाइप का है, ए बी, बाइडेंटेट है, और कितने लिगेंड है, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और अभी मैंने एक रिजल्ट आपको बता ही दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें देखो इस तरह से भी लिख सकते थे, एम ए बी का होल ट्वाइस, और अभी हमने बनाया इसको। पहले देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ करना शुरू कर दिया, इसको इस फॉर्मेट में लिखो, ठीक। तो पी टी को एम लिख दिया, और यहाँ पे ये जी एल वाई क्या हो गया, ए बी, ठीक, ए बी होल ट्वाइस। तो एम ए बी होल ट्वाइस से कितने बन रहे थे अपने पास, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इसके टोटल कितने आइसोमर बन जाएंगे, 2 आइसोमर्स बन जाएंगे, ठीक। तो इसमें मेरे ख्याल से डाउट नहीं आना चाहिए। चलो मैं आइसोमर बना भी देता हूँ कि 2 आइसोमर कैसे बनेंगे। तो जो जी एल वाई है, ग्लिसनेट जो है, तो इसमें जो प्लैटिनम है ये 2+ में है, तो यहाँ पे आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O-, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। तो इसमें अपने पास देखो प्लैटिनम पे चार्ज कितना है, 2+, ठीक, और यहाँ पे आपके पास O-, C डबल बॉन्ड O, CH2 NH2, और ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक। और इसी तरह से आपके पास O-, C डबल बॉन्ड O, CH2, और यहाँ पे आपके पास NH2, ठीक, और ये भी अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो एक बार O के एंटी पे N है, N के एंटी पे O है, इसको जब रिवर्स करेंगे, ठीक ना, तो नया आइसोमर बन जाएगा। तो नया आइसोमर जब बनेगा तो ये कैसा बन जाएगा, पी पे चार्ज कितना है, 2+, यहाँ पे O-, C डबल बॉन्ड O, CH2 NH2, और ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। और इसी तरह से यहाँ पे अपने पास NH2, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास O-, और ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, इस तरह से कोऑर्डिनेट कर देगा। अभी बना था ना जैसे ए बी और एक बार ए बी और यहाँ पे बी ए, ठीक ना, तो इसके कितने जी आई बन जाएंगे, 2। अच्छा ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये काफ़ी साल पहले का है, जेईई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते,
पर इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अच्छा सा है। ठीक, इसमें क्या किया कि जो ग्लिसिनेट है, ग्लिसिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CH2CO-। इसमें एक हाइड्रोजन की जगह पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक, इतना अच्छा डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा, इसमें आइसोमर्स कुछ बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये CH2 है। ठीक, तो CH2 है, जब यहाँ से यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, क्या लगा दिया, एक CH3, और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये स्क्वायर प्लेन है, ये सब एक प्लेन में, ये सब क्या है, एक प्लेन में। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका कार्बन है, ठीक, इस कार्बन पे एक वेज पोजीशन होगी, एक डैश पोजीशन होगी, क्योंकि भाई ये तो बोर्ड के प्लेन में है ना, तो एक वेज और एक डैश। तो यहाँ पे जैसे CH3 वेज पे है और हाइड्रोजन डैश पे। अच्छा, इसमें भी सेम चीज़ ऐसा ही होगा कि यहाँ पे अपने पास जो CH3 है ये वेज पे और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ है, डैश पे। तो यहाँ पे ये CH3 के रेस्पेक्ट में भी GI शो कर सकता है। एक बार दोनों CH3 वेज पोजीशन पर, और एक बार एक CH3 वेज पर और दूसरा CH3 कहाँ पर, डैश पर। यानी कि CH3 के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस। सिस मतलब क्या होता है, सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। तो दोनों CH3 वेज वेज पर मतलब सिस हो गया, और दोनों एक CH3 वेज पर और यहाँ CH3 कहाँ रख दे, ट्रांस पर, तो वो अपना कौन सा पोजीशन हो गया, डैश पोजीशन, यानी कि ट्रांस आइसोमर बन गया CH3 के रेस्पेक्ट में। उसको भी बना देते हैं बगल में। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ये आपका प्लैटिनम 2+ है, यहाँ पे आपके पास ये O-। ठीक, या एक काम करें, इसको मैं अभी साइड बना रहा हूँ। ठीक, उधर जगह कम है तो इधर का बना देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास C∬O, ये आपका हो गया प्लैटिनम 2+, और यहाँ पे O-, ये हो गया O-, ये हो गया C∬O। यहाँ पे अपने पास जो है C, ये वेज, ये डैश, यहाँ पे आपके पास NH2, ये अपना उधर कोऑर्डिनेट कर देगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अपने पास O-, ये हो गया आपका C∬O, CH2 था, यहाँ पे अपने पास एक वेज पोजीशन और एक पोजीशन कौन सी, डैश, और यहाँ पे NH2, और ये अपना लोन पेयर इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट कर देगा। अब इसमें जो CH3 और CH3 है, ये कहाँ पे है, वेज पे है, और यहाँ पे एक CH3 वेज पर है और दूसरा CH3 किस पे है, डैश पे। हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि CH3 के रेस्पेक्ट में ये कंपाउंड सिस है, जबकि यहाँ पे CH3 के रेस्पेक्ट में ये जो कंपाउंड है वो क्या है, ट्रांस है। एक बोर्ड के प्लेन के बाहर है और एक बोर्ड के प्लेन के अंदर है, जबकि यहाँ दोनों बोर्ड के प्लेन के क्या है, बाहर है। सेम चीज़ यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ भी एक CH3 लगा है ना, यहाँ पे अपने पास क्या लगा हुआ है, एक CH3, और यहाँ भी अपने पास क्या लगा हुआ है, एक CH3। तो एक बार दोनों CH3 वेज वेज पे होगा और एक बार एक CH3 वेज पर और एक डैश पे होगा। ठीक, तो एक आइसोमर इसका और बन जाएगा। ठीक, तो पहले सिर्फ 2 ही बन रहे थे जब सिर्फ ग्लिसरेट था, अब इसके एक एक GI और बन जाएंगे। तो इसमें जब बनाएंगे तो देखो, इसको बना भी देते हैं ताकि आप लोग को जो पिक्चर है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पे अपने पास जो है CH3 और डैश पोजीशन पर हाइड्रोजन। ठीक, और यहाँ पे अपने पास वेज पोजीशन पर CH3 और डैश पोजीशन पर हाइड्रोजन। तो यहाँ CH3 के रेस्पेक्ट में क्या है, ये सिस, ये भी वेज पे वो भी वेज पे। ठीक, अच्छा, इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स में देखें Pt2+। ठीक, यहाँ पे अपने पास जो है O-, C∬O, CH। ठीक, तो एक वेज पोजीशन है, दूसरी डैश पोजीशन है, यहाँ पे NH2, और ये अपना लोन पे इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे अपने पास जो है NH2 और यहाँ पे C, एक वेज और एक डैश, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, C∬O, और यहाँ पे अपने पास O-, और ये अपना लोन पेयर इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। अब यहाँ पे देखो, CH3 वेज पे है, हाइड्रोजन डैश पे है, और यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन वेज पे रखा और CH3 को कहाँ रखा, डैश पे। ठीक, तो यहाँ पे CH3 के रेस्पेक्ट में ये जो आइसोमर है वो क्या हो गया, ट्रांस हो गया, वो सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो पहले देखो, पहले कैसे बनाया, शुरू कैसे किया, एक बार O-, सेम साइड पे था, एक बार O-, एंटी साइड पे या ट्रांस पोजीशन पर, तो यहाँ से 2 बन गए। अब उसमें भी एक बार इसमें भी एक बार CH3 वेज पे होगा और एक बार एक CH3 वेज पे, दूसरा CH3 डैश पे, तो यहाँ से एक GI और बन गया और यहाँ से एक GI और बन गया। तो इसमें अगर टोटल GI लिखा जाए तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं, 4। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं, 4। ठीक ना, तो उसको मैंने रिपीट कर दिया, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जब एक CH3 लगा हुआ है
तो एक बार, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे इसको। एक बार O माइनस, जैसे ए बी टाइप का लिगेंड, ठीक, तो O माइनस एक बार सेम साइड पे, और एक बार O माइनस कहाँ है, एंटी साइड पे, अपोजिट साइड पे, ठीक। अब उसमें भी यहाँ पे HCH3 अलग अलग है, यहाँ भी HCH3 अलग अलग, तो एक बार CH3 वेज पे हो जाएगा, यानी वेज मतलब क्या हुआ, सेम साइड, तो यहाँ पे दोनों CH3 जो है सेम साइड पे, ठीक। और यहाँ पे एक बार एक CH3 वेज पे और दूसरा CH3 कहाँ पे, डैश पे, तो ये ट्रांस हो गया ना, एक वेज पे और दूसरा डैश पे, तो यहाँ से एक जी ये बन गया। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, एक बार एक CH3 वेज पे, ये भी CH3 वेज पे, दोनों वेज पे, और एक बार इसी में इसको तो वेज पे रहने दिया, इन दोनों को आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ से अपने पास बन गया H और CH3, ठीक। तो यहाँ पे CH3 वेज पे, यहाँ CH3 किस पे चला गया, डैश पे, तो ये सिस हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, मिथाइल के रेस्पेक्ट में, ठीक। CH3 के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस, और ये आपका सिस आइसोमर हो जाएगा, ठीक। तो टोटल जी कितने बन गए, 4। अब देखो टोटल वाई, आपसे टोटल आइसोमर पूछा गया है, तो अब इसमें POS और COS देखने जा रहे हैं, तो POS और क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, COS। आप ध्यान से समझेंगे इसको। इसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन सी, तो अगर इसको सीधा इस तरह से काट देते हैं, ठीक, बिल्कुल सीधा ऐसे काट दो, मिरर को ऐसे रख दो, तो लेफ्ट साइड का मिरर इमेज कहाँ बन रहा है, राइट साइड में, यानी कि ये जो प्लेन है वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, और इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। इस पे आते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या था कि जैसे मान लो ये एक सेंटर है, ठीक है, प्लैटिनम को क्या मान ले, एक सेंटर, तो इससे जितने डिस्टेंस इधर गए उतने ही डिस्टेंस अगर इधर जाएं तो सेम एटम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे O माइनस मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, NH2, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। और अगर कोई भी प्लेन कट करो, जैसे मान लो ये प्लेन कट किया, ठीक, तो अगर मान लो ये प्लेन कट किया तो यहाँ वेज पे कौन है, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ वेज पे कौन है, यहाँ वेज पे कौन है, मिथाइल, तो हाइड्रोजन का मिरर इमेज मिथाइल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ डैश पे कौन है, मिथाइल, और यहाँ डैश पे कौन है, हाइड्रोजन, तो मिथाइल का मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं बनेगा, यानी इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। जबकि इसमें जब ऐसे आपने कट किया था तो मिथाइल का मिरर इमेज क्या बन गया था, मिथाइल, लेफ्ट साइड का मिरर इमेज राइट साइड बन गया था, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है लेफ्ट साइड का मिरर इमेज राइट साइड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें POS COS नहीं है, और ऐसा कंपाउंड जिसमें POS COS ना हो वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव, उसका एक मिरर इमेज भी होता है जो कि उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, इनांशुमर। तो इसका एक इनांशुमर, यहाँ मैं प्लस EN लिख रहा हूँ, प्लस क्या लिख रहा हूँ, EN, इसका एक इनांशुमर एग्जिस्ट करेगा। कोई पूछ ले कि ये EN क्या चीज़ है, तो बोल देना इसका मिरर इमेज, इसके बगल में एक मिरर रख दो, ठीक, और मिरर रख के उसका मिरर इमेज बना लो, तो वो जो कंपाउंड होगा वो इसका क्या हो जाएगा, इनांशुमर। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसका इनांशुमर क्या होगा, लीवो रोटेटरी, और इसका उल्टा अगर ये लीवो रोटेटरी है तो इसका इनांशुमर क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऐसे एक एक में चेक करना होता है, ठीक। अब उसमें चेक करते हैं, तो उसमें चेक करेंगे, हाँ, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। भाई कोई भी प्लेन कट जैसे मान लो ये प्लेन कट किया, तो इस प्लेन से कट करोगे तो यहाँ O माइनस है, यहाँ पे क्या है, NH2, तो लेफ्ट साइड का मिरर इमेज राइट साइड बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक। तो POS तो है नहीं। और जहाँ तक बात है COS की, तो COS में देखो, जैसे इसको हमने मान लिया सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक, तो यहाँ O माइनस मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। NH2 है, यहाँ भी क्या मिल गया, NH2, तो वो भी मिल गया। अच्छा इधर चले तो C डबल बॉन्ड O मिला, और इधर भी क्या मिला, C डबल बॉन्ड O, ये भी मिल गया, ठीक। अच्छा इसके बाद इधर चले तो कार्बन मिल गया, और इधर भी चले तो क्या मिला, कार्बन मिल गया, ये भी मिल गया। लेकिन ये जो मिथाइल है ये गड़बड़ कर देगा, ठीक। यहाँ पे ये ध्यान देना कि मिथाइल जो है ये वेज पे, मिथाइल कहाँ है, वेज पे, तो वेज मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ, मतलब कुछ ये ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ आया हुआ है, ठीक है ना। तो प्लैटिनम से जब ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ मिथाइल बनेगा, और इसके 180 डिग्री अपोजिट, मतलब उधर बोर्ड के पीछे, ठीक, आपको क्या मिलना चाहिए था, मिथाइल,
मतलब डैश पे मिथाइल होना चाहिए था, यहाँ मिथाइल किस पे है, वेज पे। भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं कि जैसे एक ऐसा सेंटर जिससे जितनी डिस्टेंस पे गए और कोई एटम मिला x, उसके 180 डिग्री अपोजिट, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट वही एटम आपको x मिलना चाहिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इसको अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री मान लिया तो आपका जो मिथाइल है वो वेज पोजीशन पर है, ठीक। तो जो उधर मिथाइल है वो कहाँ मिलना चाहिए, डैश पोजीशन पर, उतने डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ भी मिथाइल किस पे है, वेज पोजीशन पर। तो मिथाइल जो है वो मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। सारे एटम्स जो है वो मैच करने चाहिए, एक भी एटम अगर मैच नहीं करेगा तो COS जो है उसमें नहीं हो कहेंगे, ठीक। तो इसका भी एक क्या बन जाएगा, इनांशोमर, क्या बन जाएगा, एक इनांशोमर, मतलब कि एक मिरर इमेज होगा जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, जो कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ठीक। अच्छा, इसमें देखें तो अब इसमें जो है देखो POS तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्लेन काट लो, जैसे ये प्लेन काट लिया, ठीक, तो ये प्लेन काटेंगे तो इसका मिरर इमेज ये नहीं बनेगा। कोई भी प्लेन कट कर लो, ये प्लेन कट करोगे तो इसका मिरर इमेज ये नहीं बनेगा। तो POS तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें COS प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि जो चीज़ वहाँ नहीं थी वो यहाँ मिल गई। यहाँ मिथाइल किस पे है, वेज पे, और यहाँ मिथाइल किस पे है, डैश पे। इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री मान लिया तो यहाँ O माइनस मिल गया, NH2 का NH2 मिल गया, C डबल बॉन्डो का यहाँ पे C डबल बॉन्डो मैच कर रहा है, इस कार्बन से ये कार्बन मैच कर रहा है। भाई जितना डिस्टेंस यहाँ के कार्बन मिला, यहाँ पे क्या मिला, कार्बन। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो मिथाइल है, इससे जब जाओगे तो वहाँ डैश पे भी क्या मिल रहा है, मिथाइल, और यहाँ हाइड्रोजन वेज पे है। इधर आएंगे तो डैश पे अपने पास क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, ठीक। तो इसमें जो है क्या प्रेजेंट है, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब इसका इनांशोमर नहीं बनेगा। अब टोटल काउंट कर लो, तो टोटल आइसोमर्स, ठीक ना, टोटल आइसोमर्स, तो इस कंपाउंड के टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो देखो एक तो ये हो गया, इसका मिरर इमेज तो बन नहीं रहा है, मिरर इमेज आइडेंटिकल है, ठीक, लेकिन इसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी आइडेंटिकल नहीं है। तो ये दो आइसोमर्स माने जाएंगे। तो एक तो ये हो गया 2, और ये क्या हो गया 3, ठीक। इसके बाद ये हो गया 4, और इसका इनांशोमर क्या हो गया 5, और एक ही अपने पास क्या हो गया 6। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 6। तो इसके टोटल जो है आइसोमर्स जो है वो 6 बन जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन जो था ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अगर कोई इसको सॉल्व भी करेगा तो उसको 15 से 20 मिनट लगेगा, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है जेईई में काफ़ी साल पहले, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक ना। इससे आपको ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल का एक आइडिया लग गया होगा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कैसे कैसे देखा जाता है, ठीक। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इससे टफ क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकता आपसे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है कि इसके कितने आइसोमर बनते हैं, या ये GI शो करेगा या GI शो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स है MABCD, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये GI शो करता है या नहीं करता है, तो ये GI शो करता है, ठीक। इसके 3 GI बनते हैं, बनाए थे ना अभी शुरू में हमने, कितने GI बनते थे, 1, 2 और 3, ठीक ना, इसके 3 GI बनते हैं। तो इसी तरह के हार्डली छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक। और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, जैसे Ni है या प्लैटिनम अभी फिलहाल के लिए ले रहे हैं, तो प्लैटिनम है, यहाँ पे आपके पास NH3/Cl2, जैसे ये आपको दे दिया जाएगा। अभी मैंने आपको रटवाई दिया कि प्लैटिनम का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो सीधा बोलना है ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में Ma2B2 टाइप का है, इसके 2 आइसोमर बनेंगे सिस और ट्रांस। एक बार दोनों NH3 सिस पोजीशन पर, एक बार दोनों NH3 कहाँ होंगे, सिस पर होंगे, एक बार दोनों NH3 कहाँ होंगे, ट्रांस पर होंगे। तो 2 इसके GI बन जाएंगे। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें अपने को पूरा बनाना पड़ता है, ठीक। उसमें सारे जो है जो तरीका है कि सारे GI बनाना है, फिर उन सभी GI को कट करके, ठीक, हमें उसमें POS COS चेक करना है। अगर POS COS एब्सेंट है तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनांशोमर एग्जिस्ट करेगा, जो कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा, ठीक। तो ये था आपका COS को रिपीट करना है, तो COS में रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे अपने पास जैसे ये जो है आपका, इसको एक सेंटर मान लिया, क्या मान लिया इसको, सेंटर। तो COS क्या होता है कि जैसे देखो एक ऐसा सेंटर होता है जिससे किसी डिस्टेंस d पर आप गए और आपको जो एटम मिला 180 डिग्री अपोजिट, उतने ही डिस्टेंस d पर सेम एटम आपको मिलना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे इसको हमने मान लिया सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा ये आपको O माइनस मिला, इतने ही डिस्टेंस d 180 डिग्री अपोजिट, यहाँ पे क्या मिल रहा है O माइनस, यहाँ पे NH2 मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है NH2, यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या मिल रहा है कार्बन।
अच्छा, यहाँ जो मिथाइल है वो किस पे है, वेज पर है। इसको जब उधर ले गए और पीछे ले गए डैश पे, तो यहाँ भी क्या मिल गया, मिथाइल। और यहाँ हाइड्रोजन वेज पर है, इससे ज्वाइन किया ये, और फिर डैश पे ले गए तो यहाँ भी क्या मिल गया, हाइड्रोजन। तो सारे एटम मैच कर जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये जो सेंटर है इट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इसका जो है एनांशोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। पीयूएस या सीयूएस में अगर कोई एक भी एग्जिस्ट कर गया तो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाएगा, और उसका जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। ठीक, अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करवाना है तो कंडीशन क्या है कि पीयूएस नहीं होना चाहिए, सीयूएस भी नहीं होना चाहिए, साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये था आपका आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। किसी ने पूछा है सर इसका मतलब पीयूएस हो तो सीयूएस होना नेसेसरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखो पीयूएस सीयूएस का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है पीयूएस हो सकता है पीयूएस ना हो सकता है सीयूएस हो सकता है सीयूएस ना हो, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। ठीक, मैंने एक आपको रिजल्ट बताया है कि जब हम लोग स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑब्जर्व करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में जनरली अगर नॉर्मल लिगेंड्स हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, अमोनिया, H2 इस तरह के लिगेंड्स हैं, ये तो कोई एक अलग टाइप का स्पेशल केस दे दिया ना आपको, लिगेंड अलग टाइप का है। अगर नॉर्मल लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो ऐसे केस में अगर पीयूएस नहीं होता है तो जनरली सीयूएस भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केस में सीयूएस नहीं होता है, तो हमें सीयूएस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमने देखा पीयूएस नहीं है तो सीयूएस भी जनरली आपको नहीं मिलता है। लेकिन जब लिगेंड ABCD इस तरह के हो, ठीक, अगर लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं तो ऐसे केस में पीयूएस भी चेक करना है, सीयूएस भी चेक करना है। कायदे से अगर देखें रूल वाइज पीयूएस सीयूएस दोनों को चेक करना होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है पीयूएस प्रेजेंट हो सकता है सीयूएस प्रेजेंट हो सकता है इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, या हो सकता है ये दोनों ही प्रेजेंट ना हो। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स काफ़ी सिंपल था, अब बढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये टॉपिक मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। इसमें सभी आइसोमर को एक बार जरूर बनाना पड़ता है, और बनाने से ही ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, किसी ने पूछा अलग अलग मेटल्स में कैसे कितना चार्ज होता है, इसमें प्रॉब्लम है। तो मेटल्स पर जो चार्ज होता है उसको जब कॉम्प्लेक्स गिवन होता है तो चार्ज को निकालने के लिए तरीका आपको बताया था कि जैसे सपोज करो इस तरह का कॉम्प्लेक्स दिया है Pt NH3 4 Cl2 इस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स दिया है तो जो मेटल है उस पर चार्ज कैसे बताओगे। एक इसमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करना है। ठीक, या चलो अगर नहीं कर पा रहे हो आप तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करो। इस पर x मान लो, क्या मान लो, x। ठीक, इस पर ओवरऑल चार्ज जो है वो कितना होगा, इस पर -2 है तो इस पर चार्ज कितना होगा, +2। भाई एक सेल पे -1 होता है तो इस पर चार्ज +2। इस पर x मान लो, x प्लस अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0, तो 4 × 0, चारों पे 0 चार्ज हो जाएगा। एक सेल पे कितना, -1, तो -1 × 2। ठीक, दिस विल बी इक्वल टू +2। ये ओवरऑल के बराबर आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो तो x यहाँ से +4 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, +4। ठीक, तो इस तरह से भी हम जो है चार्ज को बता सकते हैं। तो वो भी जो है, ये भी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जब आप करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है सर सारा एटम का COS होगा तभी पूरा कॉम्प्लेक्स में COS बोलेंगे। यस, अगर सारे एटम्स का में COS होगा तो हम उसमें बोलेंगे कि COS प्रेजेंट है। अगर कोई एक एटम भी छूट गया, ठीक ना, तो ऐसे केस में उसमें हम बोलेंगे COS प्रेजेंट नहीं है। सारे एटम्स में होना चाहिए, एक एक एटम में होना चाहिए। ठीक, तो मैंने इसको बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पहला केस है फर्स्ट, व्हेन ऑल लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड। पहले केस लेंगे जब सारे लिगेंड्स क्या हो, मोनोडेंटेड, ठीक है, ABCD टाइप के हो। तो यहाँ पे टोटल देखो 11 केस बनने वाले। ठीक, इन 11 केस को मैं आपके कॉपी में बनवा रहा हूँ। ठीक, ये जो टोटल 11 केस है इनको हमें बनाना है और इनका ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों हमें एनालाइज करना है। तो ये 11 केस यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो इसमें एक टेबल बना रहे हैं। फर्स्ट है आपका
ए बी सी डी ई और एफ। यहाँ पे जो 6 लिगेंड्स हैं, 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, इसके बाद सेकंड है क्या किया आपने कि 2 लिगेंड को सेम कर दिया, MA2BCD और E। एक केस ये पॉसिबल है कि जो 2 लिगेंड्स है वो क्या हो अपने पास सेम हो। इसके बाद जो थर्ड है MA2B2CD, एक ये पॉसिबल केस है। ठीक, फोर्थ है यहाँ पे अपने पास MA2B2C2, फिफ्थ है MA3BCD, सिक्स्थ है MA3B2C, सेवेंथ है MA3B3, एट्थ है MA4BC। ठीक, इसके बाद नाइन्थ है MA4B2, 10 है MA5B, A5B, और 11 है MA6। ठीक ना, MA6। तो टोटल देखो ये 11 केस ही पॉसिबल है। आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन 11 में से कोई एक ही आएगा, इसके बाहर का कोई पॉसिबल केस है ही नहीं। ठीक, पहला केस क्या था कि ए बी सी डी ई एफ, 6 लिगेंड जो है वो अलग अलग, फिर आपने क्या किया किसी 2 लिगेंड को सेम किया। तो इसमें भी देखो कितने केस बन सकते हैं, MA2, एक बार A2B2 और एक बार A2B2 और C2। ठीक है, 3 ही हो गए। फिर हमने क्या किया 3 लिगेंड को सेम किया, तो 3 लिगेंड सेम होंगे तो क्या क्या बनेगा, MA3BCD। इसके बाद फिर MA3B2C, भाई 3 सेम और 2 सेम। इसके बाद MA3 और B3, है ना, ये केस बन गए। फिर 4 लिगेंड सेम, तो MA4BC, MA4B2, ये 2 केस बन सकते हैं। इसके बाद MA5B और MA6, इतने ही केस पॉसिबल है, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है ही नहीं। अब इन सब का अगर आइसोमर बनाया जाए तो देखो सबसे पहले तो टेबल ही याद कर लो। ठीक ना, बनाने को तो बना सकते हैं, पर अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहाँ पे सीधा लिख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो देखो इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 15। तो 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचे, 6। इसके बाद 5, 4, 3, 3 बार 2 और 2 बार 1। ठीक, इस तरह से इस ट्रिक से हमें याद रखना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, 15, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 15। ठीक, 15 में से 9 गए 6। इसके बाद 5, 4, 3, 2, 3 बार 2 ना, 2, 2 और 2 और 2 बार 1। इस ट्रिक से इस चार्ट को हम लोग याद रखेंगे। तो ये अपना इस तरह से। अब देखो ये भी तब याद कर पाओगे जब ये सीक्वेंस याद हो। ठीक ना, ये वाला जब सीक्वेंस याद होगा तो इस सीक्वेंस को याद करने का फायदा है। तो जिस सीक्वेंस में लिखा है, पहले हमने क्या किया, 2 लिगेंड सेम किया, फिर हमने क्या किया 3 लिगेंड सेम किया, फिर 4 लिगेंड सेम किया, फिर 5 और लास्ट में 6। इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो इस चार्ट को याद रखने का ही फायदा है। सपोज अगर नहीं भी याद है तो बनाने का तरीका भी बता देंगे कि किस तरह से इसको बनाना है। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इस चार्ट को हमें अभी फिल करना है। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इसके बाद टोटल आइसोमर्स, तो टोटल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और टोटल। तो ज्योमेट्रिकल तो याद हो जाने चाहिए, अब तक ट्रिक बता दिया, 15, 9, 6, 5, 4 इस तरह से। ठीक, और इसके ऑप्टिकल कितने बनेंगे तो वो बनाने पड़ते हैं, याद करने को कर भी सकते हैं पर याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग बना सकते हैं। और ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल हो जाएंगे। तो एक एक को बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे MABCDEF से। ये टेबल आप बना लेना, साथ साथ इस टेबल को फिल भी करते चलना है। ठीक ना, सबके ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे और आपको ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल। तो स्टार्ट करते हैं MABCDEF से। तो यहाँ पे अपने पास पहला जो है वो है MABCDEF।
अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझ लो, ठीक ना, पेन पेंसिल रख दो। अब थोड़ा सा समझ लो उसमें बनाना कैसे। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। MABCDEF, यहाँ पे जो 6 लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक। ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में M ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब देखो क्या करना है, आपके पास 6 लिगेंड है A, B, E और F। इसमें से किसी भी 2 लिगेंड को पकड़ लेंगे, ठीक। जो लिगेंड अच्छा लगे उसको पकड़ लो। जैसे A और B को पकड़ लिया यहाँ पे, और इन दोनों लिगेंड्स को सिस पोजीशन पर फिक्स कर दो। कहाँ फिक्स कर दिया? सिस पोजीशन पर। तो A, B को सिस पर फिक्स कर दिया गया है। अच्छा, लिगेंड्स कौन कौन से बच गए? लिगेंड्स आपके पास बच गए C, D, E और F, ठीक। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लिगेंड बचे हैं C, D, E और F, इसे पेयरिंग करेंगे। तो एक बार मैंने यहाँ C रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया? C। देखो A का एंटी पोजीशन ये है और B का एंटी पोजीशन ये है, ठीक। A का एंटी पोजीशन ये वाला है और B का एंटी पोजीशन ये वाला है। इन दोनों पर 2-2 पेयर्स लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे एक बार C रखा तो C के साथ एक बार D की पेयरिंग कर सकते हैं, C के साथ E और C के साथ F। तो यहाँ पे C के साथ एक बार D रख दिया। तो जब यहाँ पे C और D को रखा तो बाकी 2 जो बच गए E और F वो यहाँ चले जाएंगे, ठीक। अच्छा, इसी तरह से एक बार यहाँ C रखा और यहाँ पे CD हो गया। इसके बाद क्या आ गया? C और E। तो यहाँ पे E आ गया। बाकी जो 2 बच गए, कौन कौन बच गए? जब यहाँ C और E आएगा तो बचा कौन? D और F। तो D और F यहाँ ट्रांसपोज चला जाएगा, ठीक। इसके बाद C और F। ये जो मेथड है, इस मेथड से कोई भी आइसोमर छूटेगा नहीं और कोई भी रिपीट नहीं होगा। नहीं तो अगर 15 आइसोमर्स बनाने बैठ जाए रैंडमली तो कोई ना कोई मिस जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए मिस ना हो तो एक तरीका बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे C और E हो गया। इसके बाद C और F, तो यहाँ पे C रख दिया और यहाँ पे किसको रख दिया? F को। बचा कौन? तो बचा अपने पास D और E। तो D और E जो है वो आपका ट्रांसपोजिशन में चला जाएगा। अब देखो C का काम तो खत्म हो गया। अब C के बाद यहाँ पे कौन आएगा? D आएगा, ठीक। तो C के बाद D आ गया। तो अब ये जो D है, D के साथ E और D के साथ F। D और C तो पहले ही हम लोग बना चुके हैं। तो यहाँ पे D के साथ E और D के साथ F। एक बार जैसे इन दोनों को तो फिक्स कर दिया है, एक बार इस पोजीशन पर D को रखेंगे और इस पोजीशन में किसको रखेंगे? F को रखेंगे। बाकी दोनों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, और D के बाद अब कौन आएगा? E। तो यहाँ पे E और यहाँ पे क्या हो जाएगा? F। E के साथ एक F आ जाएगा, ठीक। तो टोटल यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कितने आइसोमर बना दिया आपने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आइसोमर बना दिए। ये समझा ना, 6 आइसोमर बन गए। अच्छा, इसको कोई बोलता है अलग अलग बनाओ, तो अलग अलग बना सकते हैं। एक बार A, B यहाँ रख दो, C, D यहाँ रख दो, बाकी दोनों जो बचे वो यहाँ रख दो। एक बार यहाँ A, B रख दो, यहाँ E और C रख दो, ठीक। इसको भी रिपीट करूंगा मैं, तो एक बार पहले समझ लो। A, B यहाँ रख दिया, E और C यहाँ रख दिया, बाकी जो 2 बच गए वो यहाँ रख दिया। तो 6 आइसोमर्स तो ये हो गए। अब देखो यहाँ पे A और B अलग अलग लिगेंड्स, ठीक। अगर इसको ऊपर कर दिया जाए, इसको नीचे कर दिया जाए, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, ठीक। तो इसके एंटी पोजीशन पर A है और इसके एंटी पोजीशन पर कौन है? B। इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो 6 और आइसोमर्स बन जाएंगे। तो 6 × 2, तो ये अपने पास कितना हो गया? 12। तो 12 आइसोमर्स तो यहीं से बन गए। टोटल कितने बनेंगे अपने पास? 15। 15 में से ये अपने पास कितना आइसोमर हो गया? आपके पास 12, ठीक। इन 12 आइसोमर्स में जो A और B है वो सिस पोजीशन पर है कि ट्रांस पोजीशन पर है? सिस पोजीशन पर है, ठीक। अब क्या करना है? A और B को कहाँ रखना है? ट्रांस पोजीशन पर। इन सब में A, B को सिस पे रखा था, अब A, B को जो है हमें वो ट्रांस पोजीशन पर रखना है। तो देखो, अब इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे जो A और B है, यहाँ पे पास M, A और B, तो A और B को अब ट्रांस पोजीशन पर फिक्स कर देंगे, ठीक। पहले सिस पे था, अब ट्रांस पे चला गया। बचे कौन कौन से? तो बचे अपने पास जो है C, D, E और F। इन 4 में से किसी भी 2 को, सपोज C और D को सिस पोजीशन पर फिक्स कर देंगे, C और D। सिस पोजीशन पर ये फिक्स हो गया। बचा कौन कौन? E और F। तो ये आपका E और F बच गया। तो जो E, F है, एक बार यहाँ E और यहाँ पर पास क्या है? F। और एक बार यहाँ F होगा, यहाँ पे क्या होगा? E। तो यहाँ से अपने पास कितने आइसोमर बन गए? 2, ठीक। और लास्ट जो आइसोमर बनाना है, तो इसमें A और B को ट्रांसपोजिशन पर, अच्छा यहाँ C और D भी किस पे था? ट्रांसपोजिशन पर। तो C और D को भी ट्रांसपोजिशन पर और E और F को भी ट्रांसपोजिशन पर। जैसे A और B भी ट्रांस,
इसमें ए बी ट्रांस पोजीशन पर था, पर सी डी किस पे था, सिस पर था। यहाँ ए और बी को भी ट्रांसफर कर दिया, सी और डी को भी ट्रांसफर कर दिया, ई और एफ को भी ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ से उनके पास कितना स्कोर बन जाएगा, 1। तो इसमें 12 तो ये हो गए, 12 2 14 और 1 15, टोटल जी कितने बन जाएंगे, 15। तो देखो बनाने का तरीका समझ लो, इसी तरह से सारे बनेंगे। ठीक, पहले क्या करना है, किसी भी 2 लिगेंड को, ठीक, जैसे ए और बी को कहाँ फिक्स कर देना है, सिस पोजीशन पर। बचे कौन कौन से लिगेंड्स, तो सी डी ई और एफ। तो एक बार यहाँ सी यहाँ डी कर दिया, यहाँ सी यहाँ ई कर दिया, यहाँ सी यहाँ पे क्या कर दिया, एफ। ठीक, यहाँ पे सी के साथ एक बार डी, सी के साथ ई, सी के साथ एफ, तो सी डी सी ई सी एफ, इसके बाद डी ई और डी एफ, और एक बार ई और एफ। तो 6 केस ये बन गए अपने पास। इसके बाद क्योंकि ए और बी अलग अलग है, तो इसको ऊपर कर दें, इसको क्या कर दें, नीचे। तो यहाँ पे इसके ट्रांसपोजिशन पर ए है, इसके ट्रांसपोजिशन पर कौन है, बी। तो अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो 6 आइसोमर्स और बन जाएंगे। ठीक, तो 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 आइसोमर्स तो यहाँ से बन जाएंगे अपने पास। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इन सब में ए और बी किस पोजीशन पर था, सिस। नेक्स्ट क्या करेंगे कि ए और बी को हम लोग कहाँ रख देंगे, ट्रांस पोजीशन पर, और किसी दूसरे 2 लिगेंड को सिस पोजीशन पर फिक्स कर देंगे। तो जैसे आपके पास दूसरा कोई 2 लिगेंड ले लिया, सी और डी, तो सी और डी को कहाँ पे फिक्स कर दिया आपने, सिस पोजीशन पर। तो बचा कौन, ई और एफ। तो यहाँ पे एक बार ई एफ हो गया, और क्योंकि ये अलग अलग है तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे अपने पास कौन आ जाएगा, ई। तो यहाँ से 2 आइसोमर और बन जाएगा। और लास्ट केस करना है कि ए बी को भी ट्रांसफर कर दो, सी डी को भी ट्रांसफर कर दो, ई एफ को भी ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ से कितना आइसोमर बन जाएगा, 1। तो 3 स्टेप में आपको आइसोमर्स बनाने हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, किसी 2 लिगेंड को सिस पोजीशन पे रखना है और सारे आइसोमर बना लेने हैं। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, उन्हीं 2 लिगेंड्स को ट्रांस पोजीशन पे रखना है और किसी दूसरे 2 लिगेंड को सिस पोजीशन पे रखना है, फिर सारे आइसोमर बनाने हैं। और तीसरे केस में क्या करना है कि उन 2 को ट्रांस पे रखना है, दूसरे 2 को भी ट्रांस पे रखना है और तीसरे 2 को भी ट्रांस पे रखना है। तो यहाँ से कितने आइसोमर बन जाएंगे आपके पास, 1 बन जाएंगे। ठीक, तो टोटल इस तरह से सारे आइसोमर्स हम बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ए बी सी डी ई एफ, ये सारी लिगेंड्स अलग अलग है। तो इन 15 जीआई में सभी में ना तो पीयूएस होगा ना तो सीयूएस होगा। अगर कट करेंगे तो मिरर इमेज बनेगा नहीं, तो सबका एक एक क्या बनेगा, इनांशोमर। तो यहाँ पे अपने पास 15 जो जीआई बन रहे हैं, इन सबका एक एक इनांशोमर बनेगा। तो इसमें देखो मैं लिख रहा हूँ कि फिर अलग से लिख रहा हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो कितना बन रहा है, 15। अच्छा, इन 15 का ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव इन 15 में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 15 के 15 क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो 15 आउट ऑफ 15। तो टोटल जो है, टोटल कितने हो जाएंगे, तो 15 तो जीआई बनी रहे और इन 15 के 15 मिरर इमेज भी बनेंगे। तो 15 + 15 कितना हो गया, 30। तो 15 + 15 ये आपका हो गया 30। तो टोटल आइसोमर्स इसके कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। सुनना है चीज़। अरे भाई ये जो 15 जीआई तो आपने इसके बना ही लिए, अगर कोई बोलता है अलग अलग बनाओ तो अलग अलग बना लेंगे। और इन 15 जीआई के 15 क्या बनेंगे, मिरर इमेज। तो टोटल कितना हो गया, 15 + 15 यानी कि 30 आइसोमर्स इसके बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड MA2BCDE, इसके टोटल जीआई कितने बनने चाहिए, 9। आंसर हमें पता है। अब 9 जीआई हमें कॉपी में बनाना है, 9 नंबर से बनना चाहिए। देखो 9 कैसे बनेंगे, तो स्टेप सही रहेंगे। यहां तक कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग पूछ लेना। अब देखो सेकंड जो है आपका, तो सेकंड है आपके पास MA2BCDE। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी 2 लिगेंड को सिस पोजीशन पर फिक्स कर देना है। ठीक, और सबसे सिंपल होगा कि 2A को हम लोग क्या करें, सिस पोजीशन पर फिक्स कर दें, क्योंकि A2 है, ये सबसे आसान बैठेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि जो 2A है इसको सिस पोजीशन पर फिक्स कर दिया। ठीक, अच्छा बच कौन कौन गया, तो बचा अपने पास B, C, D और E। तो अब पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग जब करेंगे तो एक बार यहाँ पे B और C आ जाएगा, एक बार B और D आ जाएगा, एक बार B और E आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा क्या क्या आएगा आपके पास, तो BC हो गया, BD हो गया, BE हो गया। इसके बाद CD, CE और D और E। मैं ये सारे केसेस बनाऊंगा एक एक करके कॉपी में, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो एग्जाम में होना चाहिए। ठीक, अच्छा एक चीज़ और समझेंगे, ये दोनों पोजीशन छोड़ दिए,
तो जैसे सी और डी यहाँ रखेंगे, सी और बी, तो बाकी जो दो बच गए हैं उनको यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक। अच्छा, ये अपने पास टोटल कितने आइसोमर्स बन गए आपके पास? 6। तो 6 आइसोमर्स यहाँ से बन जाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों को इंटरचेंज करने से कुछ नए आइसोमर्स बनेंगे क्या अपने पास? तो यहाँ से कोई नए आइसोमर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ए और ए जो है वो दोनों क्या है यहाँ पे? आइडेंटिकल है, एक जैसे ही है। तो अगर इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया तो कोई नया आइसोमर यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ से कितने बने? सिर्फ 6 ही बने, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करना था आपको? सेकेंड स्टेप में जो 2A आपका सिस पोजीशन पर है, अब उन 2A को कहाँ रखना है? ट्रांस पोजीशन पर। तो जब ट्रांस पोजीशन पर रखेंगे, यहाँ A और A को आपने क्या किया? फिक्स कर दिया, ठीक। आपका एक होमवर्क और है कि जैसे मैंने तो 6 यहीं पे बना दिए, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही बनाना है, ठीक ना। इसमें जो है आपको 6 इसी में इस तरह से बना के और काउंट कर लेना है। लेकिन मान लो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में हो और बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो बोर्ड में आता है कि भाई इसके टोटल आइसोमर्स बना के दिखाओ, तो आप अगर इस तरह से बना के आ जाओगे तो एक भी मार्क्स मिलेगा क्या? ऐसे केस में मार्क्स तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे केस में आपको सारे आइसोमर्स को अलग अलग करके क्या करना पड़ेगा? कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भाई अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग भी बना सकते हैं। एक बार जैसे यहाँ ए फिक्स कर दिया, यहाँ सी भी आ गया और बाकी जो 2 बच गया उसको यहाँ रख देना। तो इसको 6 को अलग अलग करके आप लिख सकते हो। तो आपका होमवर्क ये है कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ बनेगा कैसे। आपको अलग अलग करके अपने कॉपी में बनाना है। एक बार बना लोगे फिर इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बच के नहीं जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो अलग अलग करके आपको घर जाके सारे बनाने हैं। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास ए को पहले कहाँ रखा था? सिस पे। अब ए को कहाँ रख दिया? ट्रांस पे, ठीक। और किसी दूसरे 2 को, जैसे कि बी और सी को, ठीक, कहाँ रख दिया? सिस पे। इसका एंटी ये है, इसका एंटी ये है, बचा कौन? ई और डी और ई, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया डी और ये हो गया ई, और इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं भाई, इसको इधर और इसको इधर। भाई डी के एंटी पे बी है और ई के एंटी पे कौन है? सी है। इंटरचेंज करेंगे तो एंटी पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ई यहाँ पे आ गया और डी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से मेरे पास कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर यहाँ से बन गए। और एक लास्ट केस आपको बताया जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। और जो स्टेप 3 है, तो स्टेप 3 में ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, ठीक। ऑक्टाहेड्रल में क्या करो? ए और ए को कहाँ रखो? ट्रांस पे, ठीक। अच्छा, बी और सी को भी पहले कहाँ रखा था? सिस पे रखा था। अब बी और सी को भी कहाँ रख दो? ट्रांस पे रख दो, ठीक। बचा कौन? डी और ई। तो जो डी और ई है वो भी अपने आप कहाँ चला गया? ट्रांस पे। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो भी डी के एंटी पे ई के एंटी पे कौन है? डी। तो कुछ नया आइसोमर नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास जो है वो कितने आइसोमर बनेंगे? 1। तो 6 स्ट्रक्चर यहाँ से बन गए। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8, और 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो देखो जीआई अब आपसे बनना चाहिए। अब मैं अगर अभी बोलूँ कि तीसरा वाला बनाओ तो तीसरे कितने बनने वाले हैं? 6, ठीक ना। अभी मैं भी बनाऊंगा और आपको भी बनाना है, ठीक। इसी मेथड से 1-2 बार करोगे तो आदत में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये बताना है। तो इसके जो है, अब इस टेबल को खैर बना रहने देते हैं। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि टोटल जीआई कितने बने, तो 6, 2, 8 और 1 9, तो टोटल जीआई 9 बन गए। अब इन 9 में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मतलब कितनों में पीयूएस या सीयूएस नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूँ, जैसे बिल्कुल बीचों बीच से कट कर दिया, ठीक। तो बीचों बीच से कट करूँगा तो ये 3 एटम उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ये इस प्लेन में, ठीक। ए का मिरर इमेज ए बन जाएगा, लेकिन इसका मिरर इमेज ए बनेगा क्या? इसका मिरर इमेज ये नहीं बनेगा। इसका मतलब इन 6 आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये जो 6 आइसोमर्स हैं, दीज 6 आइसोमर्स डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री अपने आप नहीं आएगा, चेक करने को आप कर सकते हो पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। सेंटर ऑफ सिमेट्री अपने आप नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें ये जो ए और ए है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज बन जाएंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कोई दूसरा भी प्लेन काट के देखोगे तो वो तो और भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तो कुछ प्रोबेबिलिटी भी थी कि ये दोनों मिरर इमेज बन रहे हैं। तो यानी कि ये 6 के 6 क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ए और ए जो है वो ट्रांस पे है। मैंने आपको पिछले क्लास में एक रिजल्ट बताया था कि अगर कोई 2 सेम लिगेंड ट्रांस पोजीशन पर आ जाता है तो आंख बंद करके हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी वो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। क्यों है? तो इसका रीजन भी आज फिर मैं बता देता हूँ कि बाकी जो 4 लिगेंड्स हैं
बाकी 4 लिगेंड्स एक ही प्लेन में कट हो जाएंगे और ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो इन चारों को देखने की जरूरत भी नहीं है, ये चारों तो उसी प्लेन में कट होने वाले हैं, ठीक। तो इन 4 से मतलब नहीं है। अगर ट्रांसपोजिशन पर 2 लिगेंड क्या हो गए, सेम हो गए, तो हमेशा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस रिजल्ट को अब याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में जैसे आपने देखा ट्रांस पर 2 लिगेंड सेम, ठीक, तो हम सीधा बोलेंगे उसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये याद रखना कि ये वैलिड तभी है जब सारे क्या हों, मोनोडेंटेड। बाइडेंटेड में ये वैलिड नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, प्रेजेंट है। इन दोनों में, भाई इन दोनों में आ जाएगा ना, भाई एक बार यहाँ डी ई था, यहाँ ई और डी रिवर्स किया, तो इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका कोई मिरर इमेज बनेगा क्या, मिरर इमेज तो बनेगा ही, पर वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, यानी कि मिरर इमेज आइडेंटिकल बनेगा, ठीक। तो इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और इसी तरह से मुझे भी दिख रहा है कि यहाँ ए और ए जो है वो क्या है, सेम है, दोनों लिगेंड जो है वो सेम है, तो इसीलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। ट्रांसपोजिशन पर 2 लिगेंड अगर सेम है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट होगी, ठीक। तो इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो ये जो 3 आइसोमर है, 3 कैसे, 2 और ये 1 3, इन 3 आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जबकि इन 6 आइसोमर से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ऑप्टिकली एक्टिव एमंग GI, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं कितने बने, 9। इन 9 में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो इन 9 में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 6। तो इन 6 आइसोमर्स के जो 6 आइसोमर्स बने, इन 6 का एक एक मिरर इमेज भी बनेगा, ठीक। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आइसोमर्स। अब इस कॉम्प्लेक्स का आपको टोटल आइसोमर बताना है, तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो 9 तो ये बन ही रहे थे, और इन 6 के मिरर इमेज ही बनेंगे, तो 9 + 6 यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 15। तो इस कॉम्प्लेक्स का टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 15। ये चीज़ समझ में आता है, कैसे रिपीट कर दे रहा हूँ, 9 तो बन ही रहे थे, और ये जो 6 है आपने क्या बोला, ये 6 ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। तो इन 6 आइसोमर्स का एक एक क्या बनेगा, मिरर इमेज। तो 6 मिरर इमेज बन जाएंगे, तो 9 + 6 कितने हो जाएंगे, 15। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 15 आइसोमर्स इसके एग्जिस्ट करेंगे। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो ये जो थर्ड एग्जाम्पल है MA2B2CD, 2 मिनट का समय आपके पास, इसके कितने आइसोमर बनने वाले हैं, 6। तो GI 6 आपसे बनना चाहिए, ठीक। और जिसका बन जाए वो 6 इसमें कमेंट कर देना। फिर उसमें मुझे POS COS आपको दिखाना है कि कितने में POS है, कितने में POS COS है, कितने में POS COS नहीं है। तरीका क्या होगा, एक बार 2A को, ठीक ना, सिस पे रख देना, एक बार 2A को किस पे रख देना, ट्रांस पे रख देना, और एक बार जो है सबको ट्रांस पे रख देना। तो बनाओ भाई कितने लोग का 6 आंसर आ रहा है, ठीक। तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसको जब तक आप लोग नहीं बनाओगे तब तक ये नहीं बनता है। एक बार खुद से कॉपी में बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसको अगर हमने एक बार देख भी लिया, इसको एक बार अगर हमने देख भी लिया कि कैसे बना रहे हैं, तरीका भी समझ में आ गया, लेकिन अगर इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस नहीं किया तो इसके आइसोमर्स जो है वो हमसे एग्जाम में नहीं बन पाते। तो इसीलिए हर आइसोमर को बनाना ज़रूरी है। इसका आंसर आपको पता है, इसके 6 आइसोमर्स बनने वाले हैं। उन 6 आइसोमर्स को एक बार कॉपी में जल्दी से ड्रॉ करिए। देखिए भाई सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो जो थर्ड है आपका ये है MA2B2 और CD। तो किसी ने लिखा है कंप्लीटेड, ठीक ना, किसी ने बना लिया इसको। तो इसको बना के मैं अब छोड़ रहा हूँ क्लास को। इसके आगे की क्लास और नेक्स्ट क्लास में इस आगे कंटिन्यू करेंगे। ये टेबल उम्मीद करते बना लिया होगा आपने। अब देखो 6 जो है, 1 मिनट में, जो 6 है ये कैसे बनेगा, तो आपके पास करना क्या है, MA2B2CD, ठीक। तो यहाँ पे A और A को कहाँ रख दिया, सिस पर, ठीक। तो बचा कौन, बच गए B, B, C और D। ये प्रैक्टिस मांगता है भाई, ये टॉपिक जो है प्रैक्टिस मांगता है। तो बिना ये प्रैक्टिस किए एक बार बनाए खुद से, मैं सारे बना रहा हूँ और आप भी बस उसको कॉपी करो, सारे बना लो, तो फिर आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे A और A को सिस पे रख दिया, बचे कौन, B, B, C और D। तो यहाँ पे अपने पास B और यहाँ पे कौन आ गया, B। एक बार यहाँ B है और यहाँ कौन है, C। एक बार B है, एक बार D, ठीक ना। आराम से धीरे धीरे करके बनाएंगे, बन जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे अपने पास C और यहाँ पे अपने पास कौन है, D। तो यहाँ से कितने आइसोमर बन गए, 4 आइसोमर तो ये बन गए, ठीक।
अच्छा, इसके बाद m यहाँ पे आपके पास फिर क्या करना है, a और a को ट्रांस पे रख दो, बाकी जो दो बच गए, बाकी किसी दो को पकड़ लें, तो बाकी किसको पकड़ लो, b2 को पकड़ लो, ठीक। तो b और b को सिस पे फिक्स कर दो, बचा कौन, cd, c और d। अब ये बताओ, इसको अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो कोई नया आइसोमर बनेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि b और b जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ से अपने पास इससे एक बनेगा, और लास्ट जो केस है m, यहाँ पे आपके पास a और a को ट्रांसफर रख दिया, b और b को भी ट्रांसफर रख दिया, और c और d को भी ट्रांसफर रख दिया। तो यहाँ से कितना बन गया, 1। तो इसके टोटल GI कितने बन गए, तो टोटल GI जो है वो बन गए हैं 4, 5 और 1, 6। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव among these GI, तो इन GI में कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। तो देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जब इसको कट करेंगे तो ये 6 तो अब बनने ही चाहिए। बहुत लोगों ने कमेंट किया है हो गया कंप्लीटेड, लेकिन कुछ सब लोगों ने कमेंट नहीं किया, सबसे होना चाहिए, ठीक। अब इसमें PUS CUS देखना इंपॉर्टेंट है, कैसे देख रहे हैं, ठीक। तो जब इसको देखो कट करेंगे, तो इसको कट करने पर मुझे दिख रहा है यहाँ B और यहाँ कौन है, B, तो और यहाँ कौन है, A, और यहाँ भी कौन है, A। तो होता क्या है, जब इसको इस तरह से कट करेंगे तो A का मिरर इमेज बन जाएगा, और B जो है वो किसका मिरर बन जाएगा, B। यानी कि इस वाले GI में प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ C और B है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो इस वाले GI में POS प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि भाई मिरर इमेज नहीं बनेगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे D और B है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मिस होता है, जो सबसे कॉमन गलती है, ठीक, वो ये होती है कि यहाँ जब C और D है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्योंकि ये बताओ, जब यहाँ C और D है तो बचा कौन, यहाँ A है, यहाँ पे C और D जब फिक्स कर दिया आपने इन दो पोजीशन पे, तो बचा कौन, B और B। अरे भाई B2 बच गया ना, A को यहाँ रख दिया आपने, और जो CD था तो C और D यहाँ आ गया, तो बचा कौन, B और B। तो B और B को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। और अभी बताया मैंने कि ट्रांसपोजिशन पर अगर दो लिगेंड सेम हो गए तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे जब आपने CD को रखा तो जो B और B था वो ट्रांसपोजिशन में चला गया, तो यानी कि उस वाले GI में POS जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक। तो इसमें POS आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि A सेम लिगेंड जो है वो कहाँ है, ट्रांसपोजिशन पर है, तो इसमें भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ भी A और A सेम लिगेंड जो है वो ट्रांसपोजिशन पर है, तो इसमें भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इन 6 में से सिर्फ 2 GI ऐसे हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इन 6 में से 2 ऐसे GI हैं जिसमें POS प्रेजेंट नहीं है, और इन 2 का एक क्या बनेगा, मिरर इमेज। तो टोटल अगर देखा जाए, टोटल आइसोमर्स, तो टोटल आइसोमर्स इसके हो जाएंगे 6 + 2। 6 + 2 क्यों किया, क्योंकि 6 तो ये बन ही रहे हैं, और इन दोनों GI के एक क्या बनेंगे, मिरर इमेज, यानी कि नानशुमर्स। तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो इसके टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 8। समझ में आता है ये चीज़। अब आपका होमवर्क क्या है कि देखो, मैं सारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, सारे बनाऊंगा, ठीक। इसमें जो 7th वाला है ये NCERT में भी गिवन है, ठीक है, NCERT में उसको बना के दिखाया गया। आपको सिर्फ GI बनाना, क्या बनाना है, GI। सारे GI बनाने हैं इंडिविजुअली कॉपी में, ठीक। शुरू के मैंने 3 बता दिए, और इसी तरह से 4, 5, 6 भी बनाना है। हाँ, 6th वाले में, 5 वाले में कुछ दूसरा मेथड है। आपका होमवर्क बस इतना सा है, 3 और 4, ठीक है, ये करना है। बाकी भी बना सकते हो तो बार ट्राई करना, बाकी कुछ दूसरे मेथड भी इसमें बताएंगे, और OI-GI भी इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।